गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इनसाइड इंडियन मुस्लिम माइंड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। अमेरिका को क्यों लगता है कि भारत में मुस्लिम समाज की कंडीशन खराब है? There are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities. ओबामा ने क्यों कहा कि ऐसे भारत टूट जाएगा? There is a strong possibility India at some point starts pulling apart. क्या नरेंद्र मोदी भारत के लिए सही नहीं? लोकतंत्र हमारी रगों में है। आखिर क्यों भारत की छवि पर ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं? क्या है भारत में मुस्लिम समाज की एक्चुअल स्थिति? यदि स्थिति अच्छी है तो विश्व में ये छवि कैसे बनाई गई? और क्या चाहता है भारत का मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी से? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नरेंद्र मोदी पर हमेशा एक प्रश्न उठाया जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पर अमेरिका के रिसेंट दौरे पर उन्होंने वर्ल्ड प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 क्वेश्चंस अलाउड थे नरेंद्र मोदी और बाइडेन से, जिसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? असली बीमारी देखने से पहले इस पर नरेंद्र मोदी का उत्तर सुनिए संक्षेप में। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। गजब तब हुआ जब बाइडेन से भी यही प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये उठता है कि जब 2 क्वेश्चन अलाउड थे तो उनमें से एक क्वेश्चन भारत में डेमोक्रेसी के एंड और भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति का पूछा जाता है। क्या भारत में उनकी स्थिति इतनी बुरी है? ये आगे देखेंगे। परंतु कुछ भी अचानक नहीं होता। मीडिया में गेम से पहले हवा बनाई जाती है पॉलिटिकल बयानों से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले बैरक ओबामा CNN पर बैठकर भारतीय मुस्लिम्स के बारे में ये बोल रहे थे। The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. There is a strong possibility India at some point starts pulling apart. परंतु गेम इससे पहले ही शुरू हो चुका था। नरेंद्र मोदी का भाषण था यूएस के सांसदों के सामने उनकी यूएस विजिट पर। तो 5 सांसदों ने ये सेरेमनी जो थी ना उसको अटेंड करने से ही मना कर दिया, जिनमें राशिद तालिब, इल्हान उमार और जमाल बोमैन 3 मुस्लिम सांसद थे। सभी ने मोदी के द्वारा मुस्लिम्स को टारगेट करना इसका रीजन बता दिया। यहां तक कि 2005 में अमेरिकन वीजा ना मिलना या 2002 की गुजरात की घटनाएं भी इनके लेटर्स का पार्ट था। ट्वीट से इनका मन नहीं भरा तो प्रेस के सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट देकर भी यही सब कहा गया। ये सारे पॉलिटिकल दाव थे, पर पॉलिटिकल दाव से पहले कुछ घटनाएं सड़कों पर और कुछ घटनाएं पर्दे के पीछे होती हैं। सड़कों पर अमेरिका में डेमोक्रेसी और भारत में ऑटोक्रेसी दिखाई जा रही थी। सड़कों पर ट्रक्स घूम रहे थे जिन पर लिखा हुआ था कि मोदी से पूछो भारतीय अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के बारे में, या कैसे उमर खालिद 1000 दिन से ज्यादा से जेल में है। कई प्रोटेस्ट प्लान किए गए क्योंकि उनके अनुसार यूएसए में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा था जिसने भारत में डेमोक्रेसी खत्म कर दिया और मुस्लिम समुदाय का जीना मुश्किल। सड़क पर यह प्रोटेस्ट कुछ ऐसे दिख रहे थे। अब गजब देखिए, राहुल गांधी जी यूएसए में है कई दिनों से। तो जो महिला हाईलाइटेड है इस प्रोटेस्ट पिक्चर में जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही महिला राहुल गांधी जी के साथ दिख रही है कुछ दिनों पहले खींची गई इस पिक्चर में जो एक इंटरनल मीटिंग की है। आगे पता चलता है कि इस महिला का नाम सुनीता विश्वनाथन है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की संस्था चलाती है और इस पर आरोप है जॉर्ज सोरोस की प्रॉक्सी होने का। जब इसकी वेबसाइट पर गए तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट से होम पेज भरा पड़ा था। America claims to care about democracy, but if they care about democracy, how can they allow Modi to be celebrated while lives are dying, while Muslims are dying? अब ये प्रोटेस्ट वगैरह करना सब इनका अधिकार है, परंतु कैसे पर्दे के पीछे की मीटिंग सड़क पर प्रोटेस्ट में बदलती हैं, कैसे प्रोटेस्ट के सहारे पॉलिटिकल बयानबाजी होती है और कैसे इन बयानों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके सामने है। पर क्या भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति मोदी रूल में सचमुच ऐसी है? आगे देखेंगे, क्योंकि ये सब पर्दे के पीछे होता है और इसे फाइंड आउट करने के लिए IT स्किल्स चाहिए होती हैं, स्पेशली डेटा एनालिस्ट की स्किल्स। और ऐसे अनेक काम होते हैं डेटा एनालिसिस के, इसीलिए डेटा एनालिस्ट की जॉब इतनी हाई पेइंग है आजकल।
सिंपल और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको डेटा एनालिस्ट बना सकता है। अपनी वेबसाइट पर 100% जॉब गारंटेड ये मेंशन करते हैं, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ। कैसे? सारे हाई डिमांड टूल सिखाकर आप यदि नॉन आईटी फील्ड से भी हैं तो भी आईटी फील्ड में नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर के अनुसार वो आपको 6 से 8 महीनों में अच्छा डेटा एनालिस्ट बना देता है। वेबसाइट पर अवेलेबल 93% का प्लेसमेंट रेट इसका प्रमाण है और कंपनी के अनुसार वो आपको गारंटेड नौकरी का एग्रीमेंट पेपर पर देता है फीस लेने से पहले, यानी या तो प्लेसमेंट होगी या पैसा वापस। इनका ये कोर्स 100% जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि सब अमेजॉन, फिलिप्स और जी जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स को 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेसमेंट मिल चुकी है, जहां कंपनी के अनुसार 10 से 25 लाख तक के पैकेज भी ऑफर हुए हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं ये। इस जॉब गारंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। AKTK27 कोड का प्रयोग यदि आप करते हैं तो 27% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक पर क्लिक जरूर कीजिए, कोर्स चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। पर चलिए अब ऐसा ही एक डेटा एनालिसिस करके भारत में डेमोक्रेसी और मुस्लिम समुदाय की एक्चुअल स्थिति देखते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में यही बात चल रही है। देश विदेश की मीडिया हर दूसरे दिन भारत में डेमोक्रेसी की हत्या होने के दावे करती है। What we are witnessing is the death of democracy. Is democracy being dismantled in Narendra Modi's India? That democracy in India is not just dying, it's dead. लोकतंत्र की हत्या करती है। पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या करके उसे दफन करना चाहती है। और इन दावों के पीछे अक्सर एक ही सोच होती है कि भारत में एक धर्म विशेष के प्रति वैमनस्य बढ़ रहा है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। तो चलिए सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के माइनॉरिटी कमीशन ने 2014 से 2019 तक 22,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए खर्च किए। इसी पीरियड में 3.2 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी गई और उसका जो लार्जेस्ट स्पाइक था वो देश के मुसलमानों को ही गया। यदि आंकड़ों को विशुद्ध रूप से देखें तो सिविल सर्विसेज में मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारत की स्वतंत्रता से 2016 तक प्रति वर्ष मात्र 2.5% के आसपास रहा और 2016 से लगातार प्रति वर्ष 5% का रहा। 2014 तक मात्र 4% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे। आज वो संख्या बढ़कर 10% हो गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को सब्सिडाइज्ड यूपीएससी कोचिंग की व्यवस्था है, जिसका बजट पहले मात्र 5 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया ताकि अधिक माइनॉरिटी के लोग यूपीएससी का पार्ट बन सके। सरकार पर आरोप यहां तक लगाए गए कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को जानबूझकर अधिक नंबर दिए जा रहे हैं यूपीएससी में ताकि अधिक आईएएस मुस्लिम कम्युनिटी से निकल के आए। 2017 में एक कंपैरिजन भी किया गया यूपीएससी के रिटन एग्जाम और इंटरव्यू स्टेज के बीच में, जिससे ज्ञात ये हुआ कि इंटरव्यू स्टेज में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी के लोगों को 13 नंबर अधिक दिए गए बाकी सभी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में। और ये एग्जैक्ट बात सच्चर कमीशन में भी लिखी थी 2006 में कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ा सा फेवर किया जाए ताकि उनका नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बढ़ जाए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में ही पहली बार 131 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, जिसमें 51 सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी से थे, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन 14% से कुछ अधिक है और भारत में बड़ी सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं। क्या उन स्कीम्स में कोई भेदभाव जाति धर्म के आधार पर होता है? एक शब्द में उत्तर है नहीं। माइनॉरिटी कमीशन के मिनिस्टर का कहना है सरकार गरीब लोगों के लिए घर बनवाती है। इसमें 31% से अधिक हाउसेज पीएम आवास योजना में मुस्लिम कम्युनिटी को मिले हैं। छोटे किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। इसमें से 33% फंड्स किसान सम्मान निधि के इसी कम्युनिटी को मिले। मुद्रा योजना यानी रोजगार के लिए लोन देने वाली स्कीम, इसमें 36% बेनिफिशियरीज इसी कम्युनिटी से आते हैं। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो था वो 70% के आसपास था। 2014 के बाद ये गिरकर मात्र 30% रह गया है। उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर मुफ्त दिए गए गरीबों को, उसमें 37% बेनिफिशियरीज
इसी समाज के लोग हैं। शादी शगुन स्कीम, जिसमें ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को शादी पर कुछ पैसा मिलता है, मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए ये स्कीम चलाई गई ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। लगभग 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई सौभाग्य योजना के अंतर्गत। बड़ी संख्या में ये सुविधा मुस्लिम समाज को मिली। आयुष्मान भारत में लगभग 22 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, उनमें कोई भेदभाव के समाचार आज तक किसी ने नहीं देखे। जनधन योजना यानी फ्री बैंक अकाउंट, स्वच्छ भारत योजना यानी फ्री टॉयलेट और घरों तक नल से जल पहुंचाना, ये योजना सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एवरेज 30% के लगभग है, जनसंख्या अनुपात से कहीं अधिक। इन सभी चीजों को देखें तो सरकार अपनी स्कीम्स में मुस्लिम समाज के लोगों को उनके अनुपात से अधिक लाभ देती हुई दिखाई देती है। उधर से भाजपा ने बशमंदा मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स में जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता है, उनको वू करने के लिए एक मुहिम छेड़ी। उनके बीच में जाकर स्नेह यात्रा करना, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात करना। एक और भारत में एक धड़ा इसे अपीजमेंट कह रहा है और दूसरी ओर मीडिया का एक धड़ा कह रहा है कि इसी समुदाय का जिसका अपीजमेंट करने का आरोप है उसी का शोषण हो रहा है और इसीलिए डेमोक्रेसी डेंजर में है। लेकिन क्या भारत की डेमोक्रेसी सही में डेंजर में है? इसका एक बहुत सटीक उत्तर यूएसए से आया। उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना किया जाए, स्वयं दिल्ली जाओ और देख कर आओ कि भारत में कितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चल रही है। भारत में आंदोलन हुआ और जिन लॉज के अगेंस्ट हुआ उन्हें आंदोलन के कारण वापस भी ले लिया गया, यानी मांगों को माना गया। यह एक डेमोक्रेसी की निशानी है जिसमें आंदोलन को कुचला नहीं गया बल्कि मांगों को माना गया। जैसे कनाडा में ट्रकर्स के आंदोलन को कुचल दिया गया था। परंतु भारत की ये इमेज बनाई गई कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या इसे केयरफुली क्राफ्ट किया गया? वो आगे देखते हैं। अभी हमने जो उदाहरण देखे उससे एक चीज क्लियर है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट अपनी गवर्नेंस और स्कीम्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, बल्कि पॉपुलेशन से कहीं अधिक अमाउंट में सर्विस दी जा रही है विशेष समाज के लोगों को। बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है वो आगे देखेंगे, पर यदि भारत के धरातल पर यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो भारत की इमेज कैसे बनी? थोड़ा इतिहास देखते हैं उसके लिए। 2009 में भारत और यूएस के संबंध मजबूत होने का कारण CNN पर भारत का डेमोक्रेटिक देश होना बताया गया था। 2012 में बीबीसी ने आर्टिकल छापकर बताया था कि भारत की रगों में डेमोक्रेसी है और जो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। 2014 से पहले भारत की डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हुआ था, सब बढ़िया चल रहा था। पर 2014 में नरेंद्र मोदी आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि यूएस की पॉलिसी अब भारत के लिए बदलनी चाहिए, परंतु फिर भी जनवरी 2015 तक चीजें नॉर्मल चली। बदलाव का आरंभ हुआ ओबामा की जनवरी 2015 की विजिट से, जब एक क्रिश्चियन चर्च पर एक फेंके गए पत्थर को माइनॉरिटी खतरे में है वाला इंसिडेंट बना दिया गया और ओबामा ने उस समय ये कहा। बराक ओबामा ने कहा है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक कट्टरता बढ़ी है। बाद में पता चला कि कोई बच्चा चर्च पर पत्थर फेंककर चला गया था और आगे कंपैरिजन हुआ तो यूपीए के समय में भी अनेक चर्च पर अटैक्स निकल कर आए थे। पर इस इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्टिंग में आने लगा था कि भारत में माइनॉरिटी असुरक्षित है। पर 30 अगस्त 2015 को MM कलबुर्गी नाम के एक लेफ्ट लीनिंग एक्टिविस्ट को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मार दिया जाता है और इसके 5 दिन बाद यानी 4 सितंबर 2015 को उदय प्रकाश नाम के राइटर ने पहला साहित्य अवार्ड वापस कर दिया सरकार को और इसके बाद तो मानो लाइन ही लग गई। 28 सितंबर 2015 को दादरी में अखलाक वाली घटना हुई और मिड अक्टूबर आते आते 26 राइटर्स अपने अवार्ड्स वापस कर चुके थे। भारत में बढ़ती इंटॉलरेंस की वजह से टीवी न्यूज, प्रिंट मीडिया, हर जगह एक ही शब्द हाईलाइट होने लगा, इंटॉलरेंस। वेस्टर्न मीडिया ने इस इंसिडेंट और इस वर्ड को रिपीट कर करके छापा था। यहीं से भारत को इंटॉलरेंट बताने का आरंभ होता है। पर यह इंसिडेंट कुछ समय के बाद डिस्कस होना बंद हो जाना चाहिए था। ये इंटॉलरेंस वाली छवि अभी तक पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? तो जी, अखलाक की घटना के बाद 2016 में इंडिया स्पेंड नाम की एक संस्था एक पूरा ट्रैकर बनाती है जिसे हेट क्राइम वॉच कहा जाता है। इस ट्रैकर में 2009 के बाद हुए अखलाक जैसे इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। 2009 से 2015 तक के इंसिडेंट्स गूगल करके निकाले जाते हैं और नवंबर 2018 तक इस संस्था ने ऐसे 300 से अधिक इंसिडेंट्स को नोट करके कंक्लूड किया कि 90% से अधिक ऐसी घटनाएं जो है ना वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई हैं। इंडिया स्पेंड के इसी डेटा को यूज करते हुए पहले भारतीय मीडिया ने खूब लेख छापे, उसके पश्चात वेस्टर्न मीडिया जैसे कि BBC, CNN, अल जजीरा, रॉयटर्स और टाइम जैसी मैगजीन्स और मीडिया ग्रुप्स ने भारत के इंटॉलरेंट होने और समाज विशेष पर डिस्क्रिमिनेशन वाले
बहुत से आर्टिकल्स छाप दिए। इसी डेटा की मदद से नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा गया टाइम के कवर पेज पर। इसी डेटा को यूज करते हुए नेटफ्लिक्स पर हसन मिन्हास जैसे कॉमेडियंस ने भारत को इंटॉलरेंट कहते हुए पूरा एपिसोड, पूरा शो बनाया। This election is about what it means to be Indian. इसी डेटा को रेफरेंस मानते हुए बाहर के अनेकों सेलेब्स ने भारत पर नेगेटिव प्रतिक्रिया दी और इसी डेटा को रेफरेंस मानकर वेस्टर्न पॉलिटिशियंस ने भारत पर प्रश्न खड़े किए। विदेशों में मोदी के आने पर प्रोटेस्ट होने लगे। There are religious tolerance issues. पर जिस इंडिया स्पेंड के ट्रैकर को रेफरेंस माना गया था इन सारे आर्टिकल, सारी चीज़ों के लिए, उस ट्रैकर का सत्य क्या था? पहला सत्य, 2019 के चुनाव होते ही इस ट्रैकर को डाउन कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इसके डेटा में एक परसिस्टेंट गैप था। दूसरा सत्य, ये इंडिया स्पेंड नाम की जो संस्था थी ना, ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड एक व्यक्ति ने बनाई थी। तीसरा सत्य, जब इस ट्रैकर का फैक्ट चेक हुआ तो इसे सिलेक्टिव चेरी पिकिंग का केस पाया गया। अनेकों ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां विक्टिम मेजॉरिटी कम्युनिटी से था, वो केस काउंट ही नहीं किए गए इसमें। क्या दिखाता है ये सब? भारत में क्राइम है, कम्युनल क्राइम भी है, पर ये सारे इंसिडेंट्स पहले भी भारत में होते रहे हैं। हर सरकार के समय और हर देश में ये कम्युनल क्राइम होते हैं, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा के अंडर इंडिया स्पेंड जैसे ट्रैकर्स बने जिसे कोट करके भारत की छवि इंटॉलरेंट बनी। नहीं तो धरातल पर भारत जितना कम्युनल पहले था उतना ही आज है। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में दंगे कम होते जा रहे हैं और 50 सालों में देश सबसे शांत है, जिसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। 2004 से 2013 तक दंगे बढ़े थे, 2014 से अब तक कम हो रहे हैं। जो घटनाएं और न्यूज़ रिपोर्टिंग हमने अभी डिस्कस की हैं, उनसे समाज विशेष के एक हिस्से में फियर होना नॉर्मल है, परंतु क्या ये डर केवल बीजेपी के समय होता है या हमाम में सब नंगे हैं? वो आगे देखते हैं। क्या ये जो इमेज मीडिया ने बनाई है इससे समुदाय विशेष में डर का माहौल है? रवीश कुमार ने बार बार ये लाइन बोलकर मस्तिष्क में भर तो दिया है। सीए के समय डिटेंशन कैंप्स को हिटलर से जोड़कर टीवी पर प्रसारण करना, इससे डर तो बढ़ेगा ही। डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। और इसका रिजल्ट ये निकला कि एक समुदाय सड़कों पर आ गया। महीनों के आंदोलन हुए, वो भी तब जब इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था। बार बार उन्हें बताया गया तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, और बात दिल्ली 2020 की घटनाओं तक पहुंच गई। बार बार इसी प्रकार का फियर बनाकर रखा गया। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी का केस कोर्ट में गया तो द गार्डियन जैसी पत्रिकाओं ने इस डर को और बढ़ाने के लिए लिखा, हिंदू हजारों मस्जिदों पर आंख गड़ाए बैठे हैं। समुदाय विशेष को समझाया जाता है कि तुम्हें हिंदुओं की मूर्तियों को देखकर डरना है, और भारत के राजनीतिक दलों ने इसका पूरा लाभ उठाया, चाहे वो कोई भी साइड हो। महुआ जी ने 7 साइन ऑफ फासिज्म बताकर इस डर को इंटेंसिफाई किया। वहीं मोदी जी ने दिल्ली इलेक्शंस में कपड़ों से दंगाइयों को पहचान कर इसी डर का लाभ उठाने का प्रयास किया। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। अमित शाह ने भी इसी डर को अपनी ओर भुनाने की कोशिश की। बटन दबाओ तब इसमें गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। और ये काम हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, फिर चाहे वो ममता बनर्जी का जय श्री राम का नारा सुनकर उन्हें जेल में डाल देना हो, या सैम पिट्रोडा का मंदिर जाने वाले हिंदुओं को एंटी डेमोक्रेसी बोल देना हो, या कांग्रेस के समय 2013 तक हिंदू आतंकवाद का पूरा माहौल बनाना हो। वे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हिंदू आतंकवाद दिखाने के लिए साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को अंदर भी डाल दिया गया था, 3rd डिग्री भी दी गई थी, और बाद में पता चला कि कर्नल पुरोहित कोर्ट से बरी हो गए। साध्वी प्रज्ञा का भी नाम मकोका से हटा दिया गया, और इस सब का प्रत्युत्तर मोदी जी ने अपनी स्पीच में दिया। शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया। ये सब हमेशा से चलता आया है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का बयान देती आई है, आगे भी चलता रहेगा। तो बेसिकली हर एक पत्रिका का एक थॉट प्रोसेस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो पूरे विश्व को जज करती है। जैसे इमैनुअल मैक्रोन जब फ्रांस में जीते तो पूरे लिबरल समाज ने उन्हें सराखों पर बिठाया, उन्हें लिबरल होप बताया गया, और जैसे ही उन्होंने रेडिकल्स के अगेंस्ट एक्शन लिए वैसे ही उन्हें फासिस्ट बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर CNN ने लिखा, ट्रंप फासिस्ट नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है।
जबकि ऐसा कोई आर्टिकल CNN का ओबामा के लिए नहीं मिलता, जबकि ओबामा के 8 वर्षों के कार्यकाल में यूएस मिलिट्री 8 वर्षों तक वॉर पर ही रही, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी सीरिया, लीबिया, यमन में, तो कभी सोमालिया, पाकिस्तान में, और इन सभी देशों में असंख्य ही वॉर क्राइम्स हुए। मोदी जी के आने से पहले ही उनके लिए फासिस्ट लिखा जाने लगा, और ऐसा अटल जी के लिए भी हुआ। 2004 में जब वो गए तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अटल द लास्ट फासिस्ट किंग। तो मीडिया की आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो किस लीडर को कैसे फ्रेम करता है। तो इस सबसे क्या समझ में आता है? इस सबसे समझ में आता है कि भारत की सरकार की नीतियों में कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन भारत की पॉलिटिक्स में कम्युनल एंगल जरूर है। लेकिन भारत की जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, इसके माइंड में ये फियर है। इसके होने का एक दूसरा कारण भी है, वो कारण थोड़ा ऐतिहासिक है, आगे देखते हैं। हर कम्युनिटी की कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं जो उनके रिलीजन में फॉलो होने वाले प्रोटोकॉल्स और ट्रेडिशन से आती हैं। मुस्लिम समाज की भी एक क्वालिटी है, वो अधिक दिनों तक सत्ता से दूरी नहीं देख पाते। सत्ता से दूरी उनके मध्य डर का माहौल बना देती है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। अलेक्जेंडर डफ, भारत का पहला क्रिश्चियन मिशनरी, 1857 के इवेंट्स के बाद कहता है कि यह सब मुस्लिम पक्ष की कॉन्स्पायरेसी थी, अंग्रेजों को हटाकर मुगल शासन स्थापित करने के लिए। एग्जैक्टली यही लाइन हिस्टोरियन थॉमस आर मेटकाफ ने भी कही थी। 1857 मुगलिया पॉलिटिकल पावर को वापस लाने के लिए किया गया था। अंग्रेजों के आने के पश्चात सत्ता से दूरी डर पैदा कर रही थी। इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया। भारत में भीषण विप्लव हुआ, मोपला जैसे कांड हुए। खलीफा के पॉलिटिकल गद्दी से दूर होने से रिलीजन खतरे में है का डर का माहौल बना और सड़क पर दिखा। 1947 का पूरा बंटवारा ही इसी कारण हुआ कि एक हिंदू पंथ प्रधान के नीचे नहीं रह सकते। उसके पश्चात देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स चली और इस अपीजमेंट की सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी शाहबानो केस से, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को अपीज करने के लिए पलट दिया गया था। यही अपीजमेंट तब भी दिखी जब वक्फ एक्ट बनाकर ये कह दिया गया एक तरीके से कि जो प्रॉपर्टी वक्फ को लगे कि उनकी है उस पर वो वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। यही अपीजमेंट 1991 वर्शिप एक्ट बनाकर दी गई, जब कहा गया कि जो रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस 1947 में था वही रहेगा। पर 2014 से ये सिचुएशन बदल गई, अपीजमेंट नहीं है अब, तो सत्ता को होल्ड करने की ताकत भी नहीं है, और ये भी एक कारण है डर बढ़ने का। ये उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। क्या बदला 2014 के पश्चात, वो आगे देखते हैं। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को यह डर पावर शिफ्ट के कारण लगता है, क्योंकि पहले और अब में एक बेसिक अंतर है। भारत में पहले उनके लिए अपीजमेंट पूरे चरम पर चलती थी, अब उनके स्थान पर भाजपा मेजॉरिटी को अपीज करने की बात करती है, उन्हें नहीं। भारत की सभी पार्टीज ने रिलीजन के आधार पर अपना अपना वोट बैंक बांट रखा है, और उन्हें वो करने के लिए वो किसी भी चरम पर चले जाते हैं। चाहे वो मुलायम हो, जिन्होंने ये कह दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, अब क्या उन्हें फांसी दे दोगे ऐसे आरोपों के लिए। उन्होंने फिर आगे ये भी कहा कि हम कानून बनाएंगे कि इन सब चीजों में फांसी ना हो। या फिर सोनिया गांधी के आंसू बहने लगे जब बाटला हाउस हुआ। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। सबने बाटला हाउस को फेक बताना प्रारंभ कर दिया, और अरविंद केजरीवाल ने भी। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? बाद में पता चला वो फेक नहीं था, पर वोटरों को अपीज करने के लिए ये सब पूरा प्रपंच रचा गया। इवन पुलिस वालों तक पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री खुद बोला करते थे, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और इसका प्रतिकार बीजेपी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए देती थी। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का अधिकार है तो देश का हिंदू कहां जाएगा? सबकी अपनी अपनी अपीजमेंट है। भारत जितना कम्युनल पहले था, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार उससे कम कम्युनल आज है। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको अधिक दिख सकता है। मुस्लिम समाज को सरकार उनके अनुपात से अधिक सुविधाएं देती है। हाँ, बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स में इस पूरे माहौल का प्रयोग जो है वो अवश्य करती है, जैसे कांग्रेस समाज विशेष का अपीजमेंट करके प्रयोग करती थी। और ये सत्य अमेरिका में बिना रिसर्च के ऐसे प्रश्न पूछने वालों को भी
पता होना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा हमने भाई देखा, बिल्कुल बहुत अच्छा दोनों भाई एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में जो सारे पॉइंट है वो इकट्ठे करके उठाए हैं और हर एक चीज़ के बारे में बताया कि कैसे कैसे भाई एक गेम डाली जाती है कि अंदर बैठकर मीटिंग की जाती है बैठकर और बाहर निकल कर भाई प्रोटेस्ट किए जाते हैं। उसी जो वो औरत थी वो जिसको भाई बताया गया है वही हमने देखा कि राहुल गांधी जी की भाई मीटिंग हो रही थी, उनमें बैठी हुई थी और बाहर आकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। यही चीज़ें हैं जिनको देखकर भाई आप देख ले कि कैसे एक चीज़ें मतलब इमेज है उसको ख़राब किया जा रहा है। लेकिन उससे हटकर जो भाई ने पहला टॉपिक लिया है ना, उसमें भाई ने इतना प्यारा बताया है कि देख लें कि कैसे एक जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है चीज़ों की। अपने आप से कोई बात नहीं की कि सारा उन्होंने फैक्ट सामने रख कर बताया, सब एक मतलब के अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन देखा जाए ना तो इंडियन मुस्लिम माइंड सेट वो ठीक उन्होंने मतलब के एक सही बताया कि यार उनका एक मतलब कि माइंड क्या है, वो सोचते क्या, क्योंकि वो भी उन्होंने सब एक फैक्ट के साथ हमें बताया, हर चीज़ उन्होंने सामने रख कर बताया कि जो चीज़ें उनको मिल रही हैं वो हमें एक कम मिल रही हैं, हर चीज़ उनको सबसे ज़्यादा मिल रही है। और जो भाई ने अभी सहूलतें उनको जो दी जा रही हैं वो बताई हैं, वो भी एक फर्स्ट टाइम सुनने को मिली हैं, वो पहले नहीं पता। ये चीज़ें बताना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, ये क्यों बताई नहीं है क्योंकि ये पता नहीं क्यों ये, हालांकि अगर आप देखें ना तो हमें नहीं लगता ऐसे कि इधर इंडिया में इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप देख लो ना कि वहाँ पे जो भी कुछ अर्सा पहले 2-4 माह पहले हमने देखा था कि बहुत सारे जो है ना वो मुस्लिम जो है ना वो लड़के जो है ना वो मतलब लोगों के साथ अटैच हुए यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने खुल के जो है ना वो बताया कि भाई हमें, और हम वैसे भी इंटरव्यूज वगैरह में भी देखते हैं कि उनके अंदर कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कि एक बात समझ नहीं आती कि ये जो वेस्टर्न या ये सारे, ये पता नहीं इनको ये मुआद मिलता कहाँ से है, ये कहाँ से ये ले लेते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर इस तरह का कोई सीन हो नहीं रहा होता, ना ही कोई इस तरह का नजर आ रहा है अब तक के मुताबिक। वो लास्ट व्लॉग भी नहीं एक बनाया था लड़के का जो बता रहा था कि इधर हम जो केरला में जाकर उसने दिखाया था कि इधर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया वो बताता है कि इंडिया में ये है, गरीबी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये कि पता नहीं वो किस तरह, लेकिन एक चीज है यहाँ पे अब जो है ना वो इम्तिहान है, क्योंकि अब 2024 इलेक्शन ईयर है इंडिया का, और अब जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोदी जी ने अपना काम कर दिया जो उन्होंने करना था, ठीक है ना, उन्होंने आपको एक लैंड के ऊपर लगा दिया, आपने भी लगाया उन्होंने भी लगाया, ठीक है, वो एक ऊपर साल के ऊपर बैठे हुए थे, वो एक उनका होना जरूरी था उनके विजन के तहत। लेकिन ये कि आप इंडिया के लोगों का जो है ना वो यहाँ पे इम्तिहान इस तरह है कि अब ये जो मतलब ये छोटे छोटे अनासर निकल रहे हैं जो कि मतलब हर तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो विजिट हुआ है ना अमेरिका वाला, ये एक बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट विजिट था, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी उनकी जो है ना वो आंखें खुल गई। तो जाहिर बात है कुछ चीजें जो है ना वो आप बर्दाश्त करने वाली नहीं है, जो मतलब नहीं चाहते कि वो ये इस तरह का सीन हो, मतलब कि एक सुकून से जो है ना वो किसी मुल्क में वो नहीं चाहते कि ये मुल्क एक सुकून के साथ आगे बढ़े या जिस तरह वो जा रहा है ये सीन हो। तो लेकिन ये कि आपको उसका अभी भी मतलब कि ऑलरेडी हमने सर प्रशांत की भी काफी वीडियो बनाई है, वो भी यही बात करते हैं कि उनका भी अभी वही माइंड है पुराना कि इंडिया उसी मतलब के माइंड सेट का है, या हर चीज उधर वही है, लेकिन कुछ भी नहीं है, हर चीज भाई अब चेंज हो चुकी है। ना तो अब कोई ब्रिटिश राज है, ना कोई ऐसी चीजें हैं, अब भाई अपने खुद पैरों पर खड़े हो रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये चीज ही एक बर्दाश्त नहीं होती। इंडिया की कोई भी पॉलिसी है ना वहाँ की गवर्नमेंट की, वो उनके सारे लोगों के लिए है, सारे लोग, ठीक है ना, कोई भी है, चाहे उसमें जिस तरह वो मेजर साहब बताते हैं कि ये 3 घर हैं, एक घर जो है ना वो मतलब जो है ना वो किसी इंडियन का, आगे मुसलमान का, फिर इंडियन का, तो उन्होंने ये नहीं करना कि वो दरमियान में घर से जो है ना वो इधर से भी पाइप काट देना, इधर से भी काट देना, ऊपर से गुजारना, ये नहीं होना, उन्होंने इकट्ठा ही ऐसे गुजारना है। तो ये एक हमारा इधर जो है ना वो मीडिया के ऊपर एक अजीब सा माइंड सेट जो है ना वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होना।
अब जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है इन चीज़ों को फेस करना, लेकिन ये कि जिस तरह भाई ने जो है ना वो काउंटर किया है ना, इस तरह अगर काउंटर होना शुरू हो गया ना तो मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, ताकि इनको जो है ना वो जगह ही ना मिले। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी वीडियो थी, अच्छे फैक्ट्स भाई ने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।